नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर किया रवाना। 4 राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत में कोविड के 16,500 से भी कम दैनिक नए मामले हुए दर्ज। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग हमारी प्राथमिकता है और खेती के क्षेत्र में निजी निवेश से किसानों को मदद भी मिलेगी। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। आज 100वीं किसान रेल थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई है। यानी एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। आइए अब जानते हैं कि किसानों को इस रेलगाड़ी से क्या लाभ मिल सकते हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में
सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलवे का सबसे छोटा कंसाइनमेंट है वो अनार का 3 किलो का पैकेट किसान रेल में ही भेजा गया। यही नहीं, एक मुर्गी पालक ने 17 दर्जन अंडे भी किसान रेल से भेजे हैं। साथियों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुकसान हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हमारी सरकार भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाओं पर, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर करोड़ों करोड़ का निवेश तो कर ही रही है, किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण संबंधित गतिविधियों के लिए 28 और 29 दिसंबर 2020 को 2 दिवसीय ड्राई रन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आईटी प्लेटफॉर्म कोविन के क्षेत्र में कार्यान्वयन और वास्तविक कार्यान्वयन से पूर्व आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करना शामिल है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू करने तथा खसरा, रुबेला और वयस्क जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी राष्ट्रव्यापी मल्टीपल वाइड रेंज इंजेक्टेबल टीकाकरण अभियान को आयोजित करने के अनुभव के साथ कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों जैसे टीकाकरण प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों को टीका लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस ड्राई रन क्रिया का उद्देश्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया का परीक्षण करना है। परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार योजना बनाना और तैयारियां करना, कोविन एप्लीकेशन पर सुविधाओं और उपयोगकर्ताओं का सृजन, स्तर स्थल का निर्माण और स्थलों की मैपिंग, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का डेटा अपलोड करना, टीकाकरण टीम की तैनाती, स्तर स्थल पर लॉजिस्टिक प्रबंध और ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण आयोजित करने के लिए मॉक ड्रिल और समीक्षा बैठकों का आयोजन करना शामिल है। 2 दिवसीय ड्राई रन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, गुजरात के राजकोट और गांधीनगर में, पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में तथा असम के सुनीतापुर, नलबाड़ी जिलों में आयोजित किया गया था।
संयुक्त सचिव ने पूर्वाभ्यास के पहले दिन 29 दिसंबर 2020 को राज्य और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की। सभी राज्यों ने देश भर में बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करने के लिए आवश्यक टीकाकरण प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए परिचालन पहुंचा और आईटी प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया। आईटी प्लेटफॉर्म के बारे में प्राप्त अतिरिक्त सुझावों को कोविन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए नोट किया गया। प्राप्त हुई व्यापक जानकारी और प्रतिक्रिया से परिचालन दिशा निर्देशों और आईटी प्लेटफॉर्म को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी तथा कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की योजना को मजबूती भी मिलेगी। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई और 84,928 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 360.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 449.83 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद की जा चुकी है। कुल 84,928.10 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,214.09 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,26,758 मैट्रिक टन की खरीद की है। 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मैट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल, दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं। 67,30,298 कपास की गांठें खरीदी गयीं, जिनका मूल्य 19,697.98 करोड़ रुपए है, जिससे 13,10,539 किसान लाभान्वित हुए हैं। संपूर्ण सरकार और पूरे समाज दृष्टिकोण के आधार पर एक सतत, सक्रिय और मजबूत रणनीति के साथ भारत ने आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज दैनिक नए मामलों की संख्या बहुत कम रही है। पिछले 187 दिनों के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 16,500 से भी कम नए मामले दर्ज हुए हैं। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पिछले 187 दिनों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 16,432 से नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 25 जून 2020 को दैनिक नए मामलों की संख्या 16,922 थी। देश में सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 2,68,581 हो गई है। कुल ठीक हुए मामलों की संख्या आज बढ़कर 98 लाख से अधिक हो गई है। इस कारण रिकवरी दर 95.92% हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 4,501 नए मामले ठीक हुए हैं। इसके बाद केरल में 4,172 नए रोगी ठीक हुए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 1,901 रोगी ठीक हुए हैं। केरल में 24 घंटों के दौरान 3,047 दैनिक नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कल 2,498 और 1,188 नए मामलों का पता चला है। पिछले 24 घंटों में मौत के 252 मामलों का पता चला है। इनमें 77.38% मामले 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
19.84% मौत के नए मामले महाराष्ट्र के हैं। राज्य में 50 मरीजों की जान गई है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 27 और 26 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा और कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। भारत के वन्यजीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है, हाथी बुद्धिमान जानवर होता है क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें सरकार द्वारा
पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। आइए अब जानते हैं कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून किसी वरदान से कम नहीं हैं। ये कानून किसानों को आने वाली पीढ़ियों की दशा एवं दिशा बदलने का काम करेंगे। यह कहना है प्रदेश के उचाना एवं नरवाना जिले के किसानों का। किसान अंकुश, प्रमोद, मोहन और रामेहर का कहना है कि इन कानूनों के आने से किसान अपनी फसल को घर हो या बाहर, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी बेच सकता है। सरकार ने तो बहुत बढ़िया कानून बना रखे हैं। एमएसपी क्षेत्र का भाई एमएसपी नहीं खत्म होगी, मंडी नहीं खत्म होगी, ये तो नुकी नुए रहेंगी। फायदा तो जी अपना कहीं भी जाके ने कहीं पर हरियाणा में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, कहीं भी जाके फसल बेच सकता है। लेकिन कानून तीनों के तीन बहुत बढ़िया है जी। कानून के आने से पहले किसानों को केवल मंडियों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन इन कृषि कानून के आने से किसान अपनी फसल का खुद मालिक होगा। वे जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है। इन कानूनों के आने से किसान बिचौलियों के चुंगल से पूरा आजाद हो गया है। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।